नमस्कार। तो राज्य की आज की कड़ी में हमारे साथ हैं जाने-माने लेखक अमित बागड़िया जी और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन्होंने अभी हाल में ही प्रसिद्धि अपनी कांग्रेस मुक्त भारत और मोदी स्टोल माय बुक मास्क जैसी किताबों के लिए पाई है। हालाँकि अगर देखा जाए तो ये 14 किताबें अब तक लिख चुके हैं। कुछ किताबों में ये लेखक की भूमिका में भी थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अमित बागड़िया जी के पास चलते हैं और सबसे पहले सर आप हम लोगों को बताइए कि किताबों का आपका सफ़र कैसा रहा? कौन-सी किताबें लिखी और कितने वर्षों से ये सफ़र जारी है? अमित जी। नमस्कार। मेरे को आपके शो में इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। किताबों का ऐसा है आनंद जी कि मैं थोड़ा इसमें बैकग्राउंड और हिस्ट्री देना चाहूँगा कि मैंने 1987 और 89 के बीच में यूएस में जर्नलिज्म स्टडी किया था और जी। वहाँ मैंने 2 अखबारों के लिए नौकरी भी की थी इंक्लूडिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स। लेकिन कुछ फैमिली की परिस्थितियों के वजह से मेरे को इंडिया वापस आना पड़ा और मेरे को अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा, तो मैं जर्नलिज्म में कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं बिजनेस में था, लेकिन बिजनेस में होते हुए 1999 से लेकर 2014 में मैंने एज अ कॉलमनिस्ट आर्टिकल्स लिखे फॉर इकोनॉमिक टाइम्स, डीएनए एंड इंडियन एक्सप्रेस। फिर वो 2014 में वो कैसे ना कैसे बहुत बिजी हो गया, इसलिए वो कॉलमनिस्ट का काम भी थोड़ा छूट गया। 2017 में मुझे ऐसा लगा कि 2017 सेकेंड हाफ में कि मेरी जिंदगी 20 साल एज अ कंसल्टेंट गुजर चुकी थी और मुझे लगा कि अब मैं ये कंसल्टिंग से थक गया हूँ। और मैंने वेरियस सेक्टर्स में कंसल्टिंग की। और कंसल्टिंग में होता ऐसा है ना कि आपको आपका क्लाइंट आपको आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपको हायर करता है बिकॉज ही वांट्स कंसल्टेंट टू गिव हिम द करेक्ट एडवाइस। लेकिन इंडिया के क्लाइंट कोई भी करेक्ट एडवाइस सुनने को तैयार नहीं। वो समझते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसा है इसलिए मैं ही करेक्ट हूँ। तो बेसिकली कंसल्टिंग एज अ प्रोफेशन इन इंडिया इज एन एक्सट्रीमली 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 टफ प्रोफेशन और एक दिन मैं इसके ऊपर भी किताब लिखूंगा। बहुत सारी मेरे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बहुत ह्यूमरस भी हो सकती है रीडर्स के लिए कि कंसल्टेंट को क्या 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 सहना पड़ता है। तो 2017 में जब मैंने अपने वाइफ और बच्चों को ये बोला, बच्चे तो क्या काफी बड़े हो गए थे। 2017 में मेरी बेटी 23 हो गई थी, बेटा 22 हो गया था, कि अब मैं छोड़ना चाहता हूँ कंसल्टिंग, मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे दोनों ही बच्चों ने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन, बिकॉज यू लव राइटिंग, यू हैव ऑलवेज लव्ड राइटिंग एंड यू ऑलवेज कंप्लेन कि मेरा वो जर्नलिज्म पढ़ा हुआ वो छूट गया, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग। तो 2017 जुलाई अगस्त में मैंने अपनी पहली क्या, मैं 2 किताब एक साथ लिखना मैंने चालू किया। पहली किताब थी, टाइटल उसका है 1914 नमो और मोना। तो नमो तो सबको मालूम है, नरेंद्र मोदी का शॉर्ट फॉर्म है। मोना मैंने बनाया, मोदी नेवर अगेन का शॉर्ट फॉर्म। और उस किताब में मैंने ये कहा कि मोदी जी के लिए 2019 इलेक्शन आसान नहीं होगा। आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब 2014 में वो जीते थे, वो और उनकी पार्टी और उनका एनडीए कोalition, तो बहुत एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, खासकर करप्शन स्कैंडल्स को लेके। और मोदी जी एक अननोन एंटिटी थे, मतलब देशवासी जानते नहीं थे क्या है। सब वो एक गुजरात मॉडल के बारे में उन्होंने सुना था कि गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो इन सब कारणों के वजह से 2014 इलेक्शन मेरे हिसाब से बहुत इजी था जीतना। लेकिन 2019 इलेक्शन आते आते लोग उनको जान गए थे, उनका काम उन्होंने देख लिया था और अब वो भगवान नहीं रहे। मतलब मैंने कहा, मैं जब बोलता हूँ कि वो भगवान नहीं रहे, तब जब वो 2014 में आए थे तो लोग समझते थे कि कश्मीर प्रॉब्लम 3 महीने में समाप्त हो जाएगी, करप्शन 3 महीने में समाप्त हो जाएगा,
सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएगा, ये वो। मतलब मैंने उसमें किताब में एक चैप्टर लिखा मैजिक मोदी, कि लोग समझते थे ये कोई एक जादूगर है, मैजिशियन है, जो आके सब चीज, जैसे कृष्ण भगवान ने चक्र चलाया, सुदर्शन चक्र, वैसे एक चक्र चला के इंडिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स, 56 साल की कांग्रेस गवर्नमेंट और टोटल में मोदी जी के पहले 67 इयर्स ऑफ नॉन मोदी गवर्नमेंट अगर मैं कहूँ तो, उन्होंने जो इंडिया की हालत कर रखी थी, वो आके मोदी जी 2 3 4 साल के अंदर सुदर्शन चक्र चला के पूरी सारी प्रॉब्लम समाप्त कर देंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए बहुत सारे वोटर जिन्होंने 2014 में उनको वोट दिया, वो हट जाएंगे, बोलेंगे मोदी नेवर अगेन। मैंने उस किताब में ऐसा लिखा था कि इसकी वजह से थोड़ा 2019 टाइट होगा। लेकिन आनंद जी, मैं इसमें थोड़ा पॉइंटेड वे से बोलना चाहता हूं कि मैंने उसमें लिखा कि इफ देयर इज अ नेशनल सिक्योरिटी एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, देन बीजेपी विल इजीली विन द इलेक्शन। ये किताब मार्केट में अप्रैल 2018 में आ गई। उस समय तक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। मैंने एग्जाम्पल दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक जो उरी वाली हुई है, उससे ज्यादा बड़ा एक्शन होने से बीजेपी विल फाइंड इट इजी टू कम बैक। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक उसके बाद हुई। तो मतलब मैंने तो कल्पना की थी, मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन वो कल्पना सच हुई। और नेशनल सिक्योरिटी के वजह से बहुत सारे सर्वेज में ये दिखाया गया है कि 6% वोट शेयर स्विंग हो गया लास्ट मिनट पे टुवर्ड्स बीजेपी एंड एनडीए। तो 2019 में वो बिगर मेजोरिटी से आ गए। खैर, वो रही वो एक किताब। अब उस किताब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2019 को गए हुए जमाना हो गया। मेरी सेकंड किताब थी डीमिथ्सिफाइंग मिथ्स। इस किताब में मैंने बेसिकली टॉपिक्स जो चुने हैं, इसमें 18 टॉपिक हैं जो कि मेरे लाइफ में मेरे बच्चों के साथ हमारा डिनर कॉन्वर्सेशन रहा है। तो बच्चे हमारे पूछते थे कि व्हाई इज गांधी कॉल्ड महात्मा गांधी, व्हाई इज ही कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। दैट वी हैव सीन फोटोग्राफ्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू विद लॉट ऑफ वेस्टर्न वुमेन, सो वाज ही अ प्लेबॉय? Why did India give up so much of land and prisoners back to Pakistan after 1971 war? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। मैंने कहीं नोट तो नहीं किया था, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं नोट्स बनाए हुए थे। तो मैंने कहा कि ये जो प्रश्न है, ये तो बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं छोटे बच्चे नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स। नेक्स्ट जो पीढ़ी होती है उनकी बात आप कर रहे हैं। हाँ, कि जैसे इंडिया में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली ये किताब उन 18 विषयों पे है जो बच्चों के दिमाग में जरूर होंगे। और इस किताब का बहुत अच्छे रिव्यूज मैंने पढ़े हैं अमेज़न वगैरह में। मोस्टली जो कॉलेज स्टूडेंट्स ने लिखे, मोस्टली रिव्यूज कॉलेज स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, और उन्होंने कहा कि आवर आईज हैव ओपनड अप एंड वी वर ब्लाइंडली बिलीविंग इन सो मेनी थिंग्स दैट वर टॉट टू अस इन हिस्ट्री बुक्स। बट और एक बात और मैं जरूरी कहना चाहूंगा, मैंने अपने एक भी किताब में, आप अगर देखेंगे तो 99% बुक्स में एंड में, बुक के बाद वो नोट्स होते हैं, अपेंडिक्स होता है या नोट्स होते हैं, जिसमें रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि अगर ऑथर ने कहीं पे कुछ लिखा है तो वो कहां से उसने पाया है। मैंने जब अपनी पहली किताब लिखी, मैंने पब्लिशर से बात की कि भैया मैं भी बहुत किताब पढ़ता हूँ, मैं महीने में 7-8 किताब पढ़ता हूँ। तो 300 पन्ने की किताब उठाता हूँ तो उसमें देखता हूँ 80 पेज तो नोट्स और इसी में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से किताब महंगी हो जाती है, और इंडिया में किताब का कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग 249 रुपए में किताब खरीद लेंगे, 301 रुपए में नहीं खरीदेंगे। मतलब ऐसा मार्केट है इंडिया में। तो मैंने कहा कि अगर मैं 300 पन्ने की किताब लिख रहा हूँ, अगर ये 60, 70, 80 पेज अवॉइड किए जाए तो क्या प्रॉब्लम है? तो पब्लिशर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये तो क्या है कि ये प्रैक्टिस 100 साल 150 साल से चली आ रही है, क्योंकि लोगों को पहले मालूम नहीं था कि इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त हो। लेकिन आज के दिन गूगल है, आज के दिन विकिपीडिया, आज के दिन बहुत सारी सोर्सेज है। तो आप
आप अगर आप जानते हो कि आप जो लिख रहे हो ये सही सही लिख है। रहे हो, रीडर विल फाइंड द रेफरेंस ऑन देयर ओन। तो बहुत सारे रिव्यूअर ने ये भी लिखा है अपने रिव्यूज में कि आई वॉज डाउटिंग वॉट द ऑथर सेड बट आई चेक्ड ऑन द इंटरनेट एंड आई फाउंड इट टू बी ट्रू। तो ये किताब बहुत अच्छी चली। इनफैक्ट मेरी आज तक नॉन फिक्शन, मेरी 14 किताबों में से 12 नॉन फिक्शन है और 2 मेरी फिक्शन किताबें हैं। नॉन फिक्शन किताबों में ये डीमिथिफाइंग मिथ्स हाईएस्ट सेलिंग किताब आज तक रही है। अब लग रहा है कि शायद मोदी स्टोल माय मास्क उसको क्रॉस कर जाए, क्योंकि ये कोविड के बारे में है। तो कोविड आज भी मतलब चर्चा, बिल्कुल रिसेंट मुद्दा है। हाँ एक मुद्दा है, चर्चा में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये थी मेरी सेकंड किताब। उसके बाद मैंने टाटा ग्रुप के बारे में एक किताब लिखी। टाटा ग्रुप के बारे में मैंने एक बहुत क्रिटिकल किताब लिखी जिसमें मैंने रतन टाटा के पूरे रेन को बहुत क्रिटिसाइज किया, एग्जाम्पल्स तो क्या, डेटा शेयर करके कि उनके अंडर जब वो चेयरमैन थे ग्रुप के तो वो ग्रुप की कितनी ग्रोथ हुई, टाटा ग्रुप की, वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से कम हुई। तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है कि अगर इंडिया का लार्जेस्ट जो बिजनेस हाउस है या सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस हाउस है, अगर हम रिलायंस को फर्स्ट वो माने, उतना भी ग्रो नहीं कर रहा है जितना कि इंडिया हाँ की वो जीडीपी। इंडिया के बराबर भी ग्रो नहीं कर रहे, तो क्यों, उसके क्या कारण है? तो उसमें मैंने बहुत सारे रिसर्च करके एक एक बिजनेस के बारे में, उनके होटल बिजनेस हो या उनका स्टील बिजनेस हो या उनका केमिकल्स, हर बिजनेस के बारे में मैंने एक एक चैप्टर उसमें लिखा। एक मेरी किताब थी जो मैं बहुत सारे लेक्चर्स में भी बोलता हूँ, मैं बहुत सारे कॉलेज कैंपसेस में भी टॉक्स के लिए जाता हूँ, कि मैं पर्सनली एक बिलीव करता हूँ, ये मैंने कांग्रेस मुक्त भारत में भी लिखा है और भी आगे ऐसी अगर सिमिलर टॉपिक्स की बुक हुई तो उसमें भी लिखूंगा, दैट जो हमारा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, वो गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद ने, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भी ये सजेशन दिया था कि यस, इंडिया शुड हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट देयर शुड बी अ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड फिर क्या होता है ना, 2 पावर सेंटर बनते। फ्रांस में 2 पावर सेंटर हैं। फ्रांस में आप अपने एमपी को भी इलेक्ट करते हैं और वो एमपीज की मेजोरिटी होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, जैसे इंडिया में है, लेकिन वो प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं। तो आज हम खाली मैक्रोन 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 का नाम सुनते हैं, मैक्रोन प्रेसिडेंट है, तो वहां पे प्रेसिडेंट सुप्रीम पावरफुल है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम पार्लियामेंट पावर कहने के लिए तो इंडिया में भी सुप्रीम पावर प्रेसिडेंट होते हैं, वो तो नाम के लेकिन उनका कोई अलग चुनाव नहीं होता। वो जो नहीं, वो तो सांसद नाम के वगैरह वास्ते होते हैं है। वो लोग चुनते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट तो नाम के वास्ते हैं, वो तो उनको तो वो जो सिर्फ नाम का एक पावर सेंटर है। खाली नाम, एक्चुअली उनका कोई खास काम होता नहीं है, एग्जैक्टली सिर्फ अगर सिग्नेचर कर देने के अलावा अगर देखें तो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो उनको जो भी बोलती है उनको करना जरूरी है। जो जो भी अगर मान लीजिए अगर कोई चीज मना भी करते हैं वो, तो तीसरी बार अगर उनके पास चली जाए तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाएगी, मान लिया ठीक जाएगा। ठीक ठीक बात है, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में बहुत समय, और यूएस में भी ऐसा नहीं है। यूएस में भी आप प्रेसिडेंट को अलग अलग करते हैं और आप अपने जो हमारी पार्लियामेंट है यूएस में, उसको कांग्रेस बोलते हैं। नथिंग, नो कनेक्शन विद कांग्रेस पार्टी। पार्लियामेंट का नाम ही यूएस में कांग्रेस है। जो जो लोग इससे ज्यादा परिचित नहीं हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं, उनके लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। तो वहां पे अपर हाउस, सेनेट का भी इलेक्शन डायरेक्टली बाय द पीपल होता है। और वहां पे एक और चीज बहुत बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, हर स्टेट के 2 सेनेटर हैं, डजंट मैटर ऑन पॉपुलेशन। इंडिया में हमारे राज्यसभा में एक तो जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है वो पॉपुलेशन बेस्ड है, तो फिर लोकसभा से मैच हो रहा है, तो फायदा क्या है एक दूसरे हाउस के होने का? अगर लोकसभा में भी हमारे सीट जो पॉपुलेशन बेस्ड हो और राज्यसभा भी पॉपुलेशन बेस्ड हो, तो बहुत मतलब छोटे स्टेट्स के लिए तो ये बहुत मतलब एक तो वीकनेस, मतलब ये, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं। हाँ छोटे स्टेट्स का मतलब कोई सुनवाई नहीं अगर है। अगर हम अगर हम कहें नागालैंड की बात करें कि भैया मुझे एक ट्रेन चाहिए नागालैंड तक जो पहुंचती हो, कौन सुनेगा? तो ये कहने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ एमपी हैं ही नहीं है हमारे ही नहीं, पास। एग्जैक्टली कौन सुनेगा? लेकिन यूएस सेनेट में, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो एज पर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन है।
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन उनके सेनेट में खाली 2 सेनेटर हर स्टेट से हैं। 50 स्टेट है यूएस में, 100 सेनेटर हैं, और वो सेनेटर का इलेक्शन भी पब्लिक करती है। यूएस में पुलिस चीफ का इलेक्शन भी पब्लिक करती है, मेयर का इलेक्शन भी पब्लिक करती है। मतलब ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट वहां पे यूएस में पब्लिक के द्वारा इलेक्शन होता है। तो एक किताब मैंने लिखी है, मिस्टर प्रेसिडेंट यस प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मैंने इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंपैरिजन दिया है यूएस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, और उसमें मैंने फ्रांस और कई देशों के भी थोड़े छोटे एग्जाम्पल्स दिए। तो एक रही वो किताब। एक मेरी किताब है 72 at the rate of 72, 72 रिफॉर्म्स दैट इंडिया नीड्स टू डू व्हेन इंडिया टर्न 72। मतलब वो 2019 में 47 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए, तो ऐसे कौन से रिफॉर्म्स बाकी रह गए। और इसमें से मैं बहुत खुश हूं कि बहुत सारे इसमें मैंने जो लिखे हैं, मैंने ये किताब बहुत सारे सीनियर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को और ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजी, मेरे कर्नाटक के स्टेट गवर्नमेंट में भी भेजी। बहुत अच्छा फीडबैक आया उनकी तरफ से, और बहुत सारे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मेरी बनाई हुई है, क्योंकि उसमें मैंने जो लिखा, मेरी किताब में पूरा जो चैप्टर एजुकेशन के बारे में है, एग्जैक्टली वो चीज एजुकेशन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मैं इस किताब का फिर से कोई टाइम पे हो सकता है नेक्स्ट 2-4 साल में एक नया मतलब रूप लाऊंगा, नया वर्जन कह लीजिए, नया वर्जन जो रिफॉर्म हो चुके उनको छोड़ के और क्या बाकी रह गया है उसके बारे में लाऊंगा। पिछले 25 वर्षों में आपकी किताब जैसे आंकड़ों के माध्यम से दिखाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि जनता पहले से चाह रही थी ये कांग्रेस मुक्त भारत, और राजनेताओं ने सिर्फ पहचान लिया कि कांग्रेस मुक्त भारत एक नारा भी हो सकता है। तो आपने जब किताब लिखी थी तो आप किस पक्ष से सोच रहे थे? जनता की इच्छा थी जिसे राजनेता सामने लेकर आए, या राजनेता एक जुमला लेकर आए जिसे जनता ने स्वीकार कर लिया? इसमें हाँ, इसमें मेन इसका कारण ये किताब लिखने का मेन कारण मेरा ये है कि मैं बहुत सारे टीवी डिबेट्स देखता हूँ। ऑलमोस्ट एवरी वीकडे मैं टीवी डिबेट्स देखता हूँ। मेरे को बहुत शौक है टीवी डिबेट्स देखने का। मैं देखता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता जब टीवी डिबेट में आते हैं, वो जो बकवास करते हैं कि, और वो इतने मतलब कॉन्फिडेंस से ये बकवास करते हैं, कॉन्फिडेंटली कह रहे होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि अरे मोदी जी को तो खाली 36% लोगों ने चुना है, हमको तो 29% लोगों ने चुना है, खाली 7% का डिफरेंस है। तो इसमें बात रही क्या कि हाँ, बीजेपी को 36% वोट मिले थे, 2014 की बात कर रहा हूँ, लेकिन दे डिड नॉट फाइट एज अ पार्टी, दे फॉट एज अ कोalition। तो उनको कोalition के वोट काउंट करने चाहिए थे, तो 45.5% काउंट करने चाहिए थे। कांग्रेस ने अपना तो यूपीए का वोट काउंट कर लिया। तो ऐसे ऐसे घुमा फिरा के ये लोग आंकड़े देते हैं, घुमा फिरा के। अभी कोई 2-3 मोदी स्टोर माय मास में हमने उसकी एक चर्चा की, एक पैराग्राफ है उस किताब में कि एक कांग्रेस की बहुत बड़ी प्रवक्ता है जो जर्नलिस्ट रही हुई है, बिजनेस चैनल में एडिटर इन चीफ रही हुई है, सुप्रिया श्रीनते। वो इंडिया के वैक्सीन आंकड़ों को ब्राजील के वैक्सीन आंकड़ों से कंपेयर कर रही थी। तो इंडिया के आंकड़े तो उन्होंने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किए, ब्राजील के आंकड़े उन्होंने खाली एडल्ट पॉपुलेशन से डिवाइड किए। तो ये तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। ये तो सीधा बेवकूफ बनाना हो गया। हाँ, ये तो मतलब किसी भी कंसल्टेंट को ये तो सबसे पहले नजर आ जाएगा। हाँ, तो मैंने अभी मोदी स्टोल बाय माय मास का फॉर्मल बुक लॉन्च हरदीप सिंह पुरी जी, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने दिल्ली में अभी किया लास्ट वीक। तो उसमें मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट आए थे, तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ 1 घंटे में ड्राइव करके पहुंच गया और शाजिया इल्मी को दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने में 5 घंटा लगा, तो या तो आप बोलेंगे कि मैं बहुत रैश ड्राइवर हूं, मैं पता नहीं मैं कितना अच्छा ड्राइवर हूं कि मैं 1 घंटे में पहुंच गया, या शाजिया कितनी खराब ड्राइवर है कि वो 5 घंटे में पहुंच गई। कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, क्योंकि मैं एक बात आपसे छुपा लिया कि मैं फॉर्मूला 1 रेसिंग कार ड्राइव कर रहा था, और मेरे लिए खास करके गवर्नमेंट ने पूरे हाईवे को ब्लॉक करके रखा था जैसे अभी, ताकि आप जैसे वो एक हार्ट ट्रांसप्लांट के केस में हुआ भी था। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली। तो वो कांग्रेस वाले छुपा छुपा के और पब्लिक को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इस किताब का मेन कारण कांग्रेस मुक्त भारत का था कि लोगों को सच्चाई दिखाई जाए। और इस किताब की मैंने करीब 28 कॉपी 28 लोगों को, कांग्रेस लीडर्स को भेजी पर्सनल नोट के साथ कि आपको एक सेंटेंस भी इस किताब में रॉन्ग लगता है तो मैं दिल्ली, अपने पैसे से दिल्ली आने को तैयार हूं, आपके टाइम डिसाइड किए हुए, आपका लोकेशन वेन्यू डिसाइड किया हुआ, मैं आपके ही चॉइस के लोग, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे कोई भी आपके वरिष्ठ लॉयर हो, मैं उनके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे मालूम है कि एक भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो कैसे आएंगे डिबेट। तो यहाँ पे एक सवाल और आ जाता है कि कांग्रेस या ऐसी जो इनकी जो हिस्ट्री अगर आप देखें, तो किताबों को बैन करने की तो एक लंबी हिस्ट्री रही है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि किताब मेरी नहीं बैन होगी तो एज़ अ लेखक ही मैं बैन हो जाऊँगा, अगर मान लीजिए अगर कभी ये सरकार नहीं रही तो? कभी दोबारा कांग्रेस आ जाती है उस समय? मेरा इस पॉइंट पे मेरा ये ओपिनियन है कि अगर किताब बैन होती है तो वो ज्यादा बिकती है। अच्छा, तो कभी ये लेकिन नहीं सोचना पड़ा कि ये एक बात मैं अभिव्यक्ति की कहना स्वतंत्रता वाला? एक बात जी। मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है, कि इसमें लॉन्गेस्ट चैप्टर जो है, इट इज अ हुँ, कंपैरिजन ऑफ ऑल द 14 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, हाँ। सारे के सारे, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक। और हुँ, उसमें मैंने हर जन को 10 नंबर में से एक नंबर दिया है, हुँ। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, हाँ, जो भी हो। वो 3.5 हो, 4 हो, जो भी है। हाँ, इसमें कांग्रेस के एक नेता श्री हुँ, पीवी नरसिम्हा राव नरसिम्हा को राव। सबसे पीवी नरसिम्हा राव अच्छा। को सबसे ज्यादा नंबर मिले मोदी जी के साथ। हुँ, और सेकेंड हाईएस्ट में लाल बहादुर शास्त्री जी, जो भी कांग्रेस के नेता, वो भी कांग्रेस के नेता थे, उनको सेकेंड हाईएस्ट मार्क मिले। मतलब मोदी जी और नरसिम्हा राव टॉप पे हैं, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। तो मैं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने अच्छे नेता नहीं दिए, कांग्रेस ने हमको अच्छे नेता दिए, लेकिन एक परिवार है जिसको। वो आज की तारीख में अगर पूछा भी जाए, तो शास्त्री जी को या फिर पीवी नरसिम्हा राव को कोई कांग्रेसी याद करता हो, कम से कम उनके जन्मदिन वगैरह पे कोई ट्वीट भी कर दे, तो वो तो कभी दिखा नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो एक परिवार पूजन पे लगे हुए हैं। और उस परिवार से जिनको मालूम है, जिनको ज्ञान है, उनको उनको पता है कि उस परिवार के हर व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मैं यूं कहता हूं क्योंकि यूपीए में सोनिया गांधी पोजीशन पे नहीं हो, बट एक्सट्रीम पावर उनके हाथ में था 10 साल तक। हुँ, तो एक्चुअल में पावर उनके हाथ में था। मनमोहन सिंह तो खाली एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, सामने एक कठपुतली के जैसे थे। तो इस परिवार ने जितने साल गद्दी संभाली है दिल्ली में, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, वो तो जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है, आप उनको कांग्रेस मुक्त भारत पढ़नी चाहिए। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जैसे ये आपका जो सबसे लंबा चैप्टर आपने कहा अभी, इसमें छोटे-छोटे ब्लॉक्स में कई प्रधानमंत्रियों का आपने ज़िक्र किया है। तो ये तो टाइम वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, या फिर स्थितियाँ आज के किसी प्रधानमंत्री के हिसाब से हम लोग देखें, तो वो बहुत अलग होती हैं, किसी और प्रधानमंत्री के लिए स्थितियाँ बहुत अलग होती होंगी। तो ये जो प्रधानमंत्रियों का आप नाम चुन रहे थे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इसे चुनें, इसे ना चुनें, या फिर आम और अमरूद का कंपैरिज़न हो जाएगा, ये 2 बिल्कुल अलग चीज़ों का कंपैरिज़न? आप एकदम सही आपने बात बोली। और मैंने ये लिखा है उस चैप्टर के बाद, एग्जैक्टली नेक्स्ट चैप्टर में मैंने लिखा है दैट इट इज नॉट फेयर टू कंपेयर एवरी प्राइम मिनिस्टर विद टुडेज प्राइम मिनिस्टर बिकॉज टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस वर डिफरेंट। इसलिए उसका नेक्स्ट चैप्टर इज अ जस्ट डेटा कंपैरिजन ऑफ मनमोहन सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी, ओनली डेटा कंपैरिजन, कि जीडीपी कितनी ग्रो की, ये कितना हुआ, वो कितना हुआ, खाली एक डेटा कंपैरिजन। ओके। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत अलग-अलग लोगों का कंपैरिज़न है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुख्यतः आप नीतियों के बारे में बात कर रहे हो, या नीतियों के हाँ। नतीजे के बारे में? और जब जब कुछ हुआ, जैसे कांग्रेस बोलती है कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन और टेलीकॉम रेवोल्यूशन राजीव गांधी लाए थे, हुँ, और वो एक सैम पित्रोदा के नाम
कि राजीव गांधी के सलाहकार को क्रेडिट देते हैं इसका। लेकिन इस बार इस किताब में मैंने खुलासा किया है कि सैम पित्रोदा ने कुछ नहीं किया, बल्कि जब एक ग्लोबल फंडिंग एजेंसी पैसे देने को तैयार थी मुंबई में मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए, सैम पित्रोदा ने कहा कि इंडियंस के पास खाने को पैसा नहीं है, क्या हम मोबाइल फोन कैसे यूज करेंगे, और उस पॉलिसी को नहीं आने दिया। तो बहुत झूठ है ये कांग्रेस का क्लेम कि टेलीकॉम रेवोल्यूशन वो लाए। टेलीकॉम रेवोल्यूशन वाजपेयी जी लाए। और ये बात तो मैं इन्वेंट नहीं कर सकता हूँ, इसमें तो कोई भी हिस्ट्री में जाके आर्काइव्स ऑफ इंडिया दिल्ली में है, वहां पे जाके आप देख लो कि कब आया था, पॉलिसी कब आई थी, कौन सा लॉ कब बना था। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल आपकी किताबों और उनके विषय से जुड़ा हुआ कि जब आप शुरुआती आपकी अगर किताबें देखें या कुछ और किताबों को देखें, तो जैसे आपकी आई स्पाई जैसी किताबें हैं, तो इनका विषय जैसे जासूसी की दुनिया हो जाता है, ये बिल्कुल ही अलग है आपके जो मुख्यतः राजनीति से जुड़े मुद्दों पर जो किताबें आती हैं उनसे। तो क्या अलग-अलग विषयों में रुचि रही है, इसलिए अलग-अलग मुद्दों पे किताबें लिखते हैं या एक फिर बात कोई और वजह? एक बात तो रुचि और दूसरा बात ज्ञान। मतलब मैंने ऐसी ही किताबें लिखी जिसके बारे में मुझे ज्ञान था कि आई शुड शेयर माई नॉलेज विद द एवरेज यंगस्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि यंगस्टर समझते हैं, आई स्पाई की मैं अगर जस्ट 15 सेकंड में बोलो तो सब वो जेम्स बॉन्ड मूवी देख के समझते हैं कि हर स्पाई की लाइफ वही है, कि वो प्राइवेट बहुत प्लेन में उड़ते रोमांचक हैं। होगी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो आई स्पाई में दिखाया गया है कि क्या होती है लाइफ ऑफ अ स्पाई, और वर्ल्ड की 20 मोस्ट पावरफुल एजेंसीज कैसे कैसे काम करती हैं, कैसा कैसा ऑपरेशन करती हैं, और उनमें डिफरेंसेस क्या है, और किसकी क्या बजट है, किसमें कितने लोग हैं। इसराइल की एजेंसी मोसाद की बजट सबसे स्मॉल है और सबसे कम लोग उसमें काम करते हैं, येट इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पाई एजेंसीज इन द वर्ल्ड। तो मतलब एक एक ऑलमोस्ट एक एजुकेशन, अगर अगर स्पाई स्कूल हो इंडिया में तो उनके लिए टेक्स्ट बुक बन सकती है। तो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो मेरे मन में आता है, वो ये है कि हिंदी के पाठकों के लिए क्या कभी आपने सोचा है कि मतलब भारत में कम से कम हम ये मान के चलते हैं कि करीब-करीब 50% 57% के आसपास की आबादी ऐसी है जो हिंदी समझती है। अंग्रेजी के पाठक और श्रोता थोड़े से कम होते हैं। कोई अनुवाद या फिर हिंदी में किताबें लिखना, ऐसा कभी सोचा आपने? मेरी पहली दो किताबें जो 1914 नमो और मोना और डीमिस्टिफाइंग मिथ्स, उन दोनों का हिंदी एडिशन आया था, लेकिन हुँ, सेल कोई खास नहीं हुई, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब अच्छा, हाल के दिनों में फिर चालू किया है, जैसे ये किताब कांग्रेस मुक्त भारत, इसका जी, हिंदी एडिशन निकल चुका है। कांग्रेस ओके। मुक्त भारत का हिंदी एडिशन निकल चुका है, हुँ, ये रिलीज हो चुका है, मार्केट में अवेलेबल है ये। और ओके। मोदी स्टोल माय मास्क का हिंदी एडिशन भी नेक्स्ट 2-4 दिन में आ जाएगा, 2-4 दिन में आ जाएगा मार्केट में। तो तो अब फिर दोबारा है फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है हिंदी मार्केट में। क्यों लोग नहीं पढ़ते हैं हिंदी की किताब? लोग खाली वो चेतन भगत टाइप की किताब पढ़ते हैं, रोमांस नॉवल पढ़ते हैं हिंदी में, अच्छा, इंडिया में। इस टाइप की तो किताब जैसे कोविड करंट अफेयर्स के बारे में किताब है, क्योंकि कोविड इज अ करंट क्राइसिस। कांग्रेस मुक्त भारत इज ऑलमोस्ट लाइक अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हुँ, इस टाइप की किताब लोग कम पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें लोग पढ़ते हैं। तो आप हिंदुइज्म पे लिखिए, हिंदी में बहुत बहुत बिकेगी। लेकिन मेरे को हिंदुइज्म का ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं उस टॉपिक पे लिख नहीं सकता हूँ। लेकिन इस टाइप की किताब कम बिकती है हिंदी में, हुँ। बहुत कम बिकती है। कोई कंपैरिजन नहीं है इंग्लिश और हिंदी के बीच में। तो आपकी और दूसरी किताबों की बात करते हैं, और कौन-सी किताबें आपकी ऐसी रही जिनको लिखने में या जिनके बारे में जानने के लिए आपको अलग से काफ़ी शोध करना पड़ा हो? मतलब मुख्य विषय जो था आपका उसके अलावा बहुत-सा शोध करना पड़ा हो, ऐसी कोई किताबें रहीं? जैसे जासूसी और राजनीति के बारे में आप बताते हैं कि मुझे जो विषय पसंद रहे इसलिए मैं इन पर लिखता रहा। कोई सब ऐसी किताब भी रही थी बीच में जिसमें अलग से आपको शोध करना हो? सबसे ज्यादा मेहनत लगी, उसामा बोल के एक किताब है। उसामा, USAMA, इज यूएसए द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेररिस्ट, हुँ, ये इसका सबटाइटल है। इस किताब का विषय है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस ने, जब तक मैंने किताब लिखी, लास्ट 2 साल के आंकड़े उसमें नहीं है, लेकिन हुँ, 2 साल पहले ये जो किताब आई थी, 2 सवा 2 साल पहले,
यूएस ने नहीं, यूएस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 73 lakh deaths इन 83 कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद में कोई रिकग्नाइज्ड वॉर तो हुई नहीं कि हम बोल हाँ। सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हुई, कि यूएस वर्सेस चाइना वॉर हुई या यूएस वर्सेस रशिया वॉर हुई। कोई रिकग्नाइज्ड वॉर तो हुई नहीं। लेकिन यूएस ने खुद अपनी मर्जी से बिना कोई कारण के बहुत सारी वॉर्स लड़ी हैं। और वो वॉर्स जैसे अफगानिस्तान का सब अभी जानते हैं क्योंकि तालिबान वापस आ गया अफगानिस्तान में, लेकिन इसके पहले सीरिया में हुई, इराक में हुई, लिबिया में हुई, येमेन में हुई। तो इसका एक कारण है, और इसका ये कारण है क्योंकि हम यहाँ बैठे समझ सकते हैं मोदी जी गए हैं अभी जो बाइडेन से मिलने और कमला हैरिस से मिलने, क्योंकि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, और हो सकता है वो कुछ सेनेटर से भी मिले और कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर से भी मिले, मतलब एमपीज फ्रॉम लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लेकिन वो पावरफुल लोग नहीं है यूएस में। यूएस में सबसे पावरफुल है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कहा था उन्हीं के प्रेसिडेंट जनरल ड्वाइट आइजनहावर ने। वर्ल्ड वॉर टू में सुप्रीम कमांडर ऑफ एलाइड फोर्सेस, मतलब यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑल द एलाइड फोर्सेस पुट टुगेदर, सुप्रीम कमांडर थे जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर। उन्होंने 1948 में वर्ल्ड वॉर के एंड होने के 3 साल बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। वो इलेक्शन बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीते क्योंकि वो वॉर हीरो थे। 4 साल उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। जब वो गद्दी छोड़ रहे थे तो एक आउटगोइंग स्पीच होती है, यूएस हर यूएस प्रेसिडेंट एक आउटगोइंग स्पीच देते हैं। अपने आउटगोइंग स्पीच में 1952 में उन्होंने ये कहा अपने भाषण में, I want all my successors to be extremely careful of the military industrial complex because you can get consumed by it and they can control you। मतलब ऐसे कुछ करके कहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है, मैंने किताब में एग्जैक्ट वर्ड्स दिए हैं। तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या है? ये जो वहां की जो बिगेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, रेथियन है, बहुत सारी कंपनीज हैं। और पहले तो खाली डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स थे, आज के दिन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। लोगों को मालूम नहीं है, मोस्टली इंडिया में क्या दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है कि जब यूएस अफगानिस्तान में वॉर लड़ रहा था तो खाली यूनिफॉर्म सोल्जर्स नहीं थे। अगर अगर यूएस गवर्नमेंट का कोई स्पोक्समैन बोलता था कि हमारे 22,000 पर्सनल अभी वहां हैं, तो उस 22,000 में से सैलरीड यूएस आर्मी के पर्सनल 8,000 ही थे, 14,000 कॉन्ट्रैक्टर के पर्सनल थे। और अगर आर्म्ड फोर्सेस के एवरेज सैलरी $58,000 है, $58,000, तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होता है $4 लाख का उसी आदमी के लिए। तब 8 गुना लगभग, 7 गुना करीब, 7 गुना। 7 गुना। तो इसमें डेफिनेटली किकबैक इन्वॉल्व है। बिना किकबैक के ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उनके फॉर्मल आर्मी का या एयरफोर्स का आदमी $58,000 के लिए काम करता है तो उसी की सैलरी बढ़ा दीजिए, 70,000 कर दीजिए, 80,000 कर दीजिए, उनकी फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी। क्यों आप कॉन्ट्रैक्टर को $4 लाख देते हो और कॉन्ट्रैक्टर के आदमी लेके जाते हो? इसमें किकबैक इन्वॉल्व है। तो मतलब प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट आर्मीज, और आज के दिन सीआईए की जो बजट है, सीआईए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की जो बजट है, उसमें से 60% एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्टर्स को जा रहा है। मतलब इंटेलिजेंस गैदरिंग भी आउटसोर्स हो गई है यूएस में। तो ये सब मिला के प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसीज, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ये जुड़ गए हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में। अब ये कैसे जिए? इनको रोज सुबह चाय पानी कहां से मिलता है? अगर यूएस कहीं ना कहीं वॉर करता है तभी इनको चाय पानी मिल सकता है, क्योंकि इनको वेपन्स नहीं बेचने तो फिर हैं। तो हाँ, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। अगर युद्ध नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। युद्ध नहीं होगा, सब जगह पीस हो जाएगी, अमन हो जाएगा, तो इनके लिए कुछ काम करने को नहीं रहेगा। इसके कारण वर्ल्ड वॉर टू के बाद और
2018 तक 73 लाख लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ यूएस इंटरफियरेंस इन 83 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे लोगों को भी मारा है यूएस ने, हमारे स्पाइस को मारा है, रॉ के पर्सनल को मारा है, साइंटिस्ट को मारा है, हमारे इसरो के साइंटिस्ट को मारा है यूएस ने। तो अब चलिए हम लोग इंटरव्यू के अंत की तरफ चलते हैं और एक बार अब ये बता दीजिए कि आपकी जो आखिरी किताब थी उसको आए हुए कुछ समय भी हो गया और आमतौर पर किताब जब एक बार लेखक के पास से प्रकाशक के पास चली जाती है तो लेखक के पास फ्री टाइम हो जाता है, कुछ ना कुछ नया होना शुरू हो जाता है इतने में। तो आगे हम लोग क्या अपेक्षा करें, आगे आपकी कैसी किताबें आ रही? मैं कश्मीर पे किताब लिख रहा हूँ इस बार भी फिक्शन? हाँ, नहीं फिक्शन नहीं है, ये नॉन फिक्शन है। इट इज लाइक अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। अगेन आज के यंगस्टर को ये नहीं मालूम कि कश्मीर प्रॉब्लम पैदा कहाँ से हुई, वो ग्रो कैसे की और किस प्राइम मिनिस्टर किस गवर्नमेंट ने उसको कैसा टाइप का सपोर्ट दिया या नहीं दिया या साइलेंट रहे या क्या। तो आज अगर कश्मीर में प्रॉब्लम है तो क्यों है, किस वजह से है, और अभी जब आर्टिकल 370 हटाया गया है तो उसके क्या रिपरकशन है। तो मैं कश्मीर गया था इसके लिए, अभी 8 दिन बिता के आया हूँ मैं कश्मीर में। बहुत सारे कश्मीरी लोगों से मैंने बातें की, तो वो बातें भी इसमें आएंगी इस किताब में। और फिर इसके बाद एक थोड़ी फिक्शन किताब मैं लिख रहा हूँ विथ माय को ऑथर, जो मोदी स्टोल माय मास्क के को ऑथर थे। उनके साथ एक थोड़ी ह्यूमरस, लाइट हार्टेड एक ह्यूमरस किताब हम लिख रहे हैं, द ग्रेट इंडिया डिबेट शो। तो उसमें हम दिखाएंगे कि 2024 इलेक्शन में 2 आदमी खड़े हुए हैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। नाम तो उनका नहीं लेंगे, लेकिन उनके बीच में डिबेट होगा कोई 50-60 टॉपिक के बारे में। तो वो मतलब ह्यूमरस इसलिए हो जाएगा क्योंकि जानते हैं राहुल गांधी कैसे कैसे जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने जाना अमित बागरिया जी की पिछली 14 किताबों के बारे में काफी कुछ, और उनसे बातचीत की जो सबसे नई किताबें हैं, 2 नई किताबें, यानी एक तो कांग्रेस मुक्त भारत जो कि हमारा आज का मुख्य विषय था, और कहीं ना कहीं इस बातचीत में हमारे पास उनकी दूसरी किताब मोदी स्टोल माय मास्क का भी थोड़ा थोड़ा जिक्र आता रहा। तो अमित जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाली किताबों के लिए, और इसके साथ ही आज के लिए हम लोग विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।